हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर स्टडी पॉइंट। दिस इज शालिनी सिंह। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का फुल रिवीजन। ठीक है, वन लाइनर में ये मैंने खुद बुक्स में से बहुत सारी बुक्स को पढ़ने के बाद, अपने बहुत सारे नोट्स बनाने के बाद ये नोट्स बनाए हैं मैंने और इसका वीडियो बना रही हूँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मेरी बहुत मेहनत है। 2-3 साल से जो मैं पढ़ रही हूँ, लगातार नोट्स बना रही हूँ। ठीक है, तो ये नोट्स मैंने बनाए हैं। ठीक है, तो ये क्या है, वन लाइनर रिवीजन के तौर पे बनाए हैं। इसमें मैंने पूरी हिस्ट्री, जो जितनी भी हिस्ट्री है वो सारी मैंने ले ली है और एक भी पॉइंट इसमें मिस होने वाला नहीं है। ठीक है, एक भी पॉइंट मिस होने वाला नहीं है। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से हर पॉइंट ले लिया है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। पॉइंट नंबर 1 है द अर्लीस्ट एंड द ग्रेटेस्ट एपिक और हीरोइक पोएम इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इज बियोवुल्फ। जो अर्लीस्ट और सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट और अर्लीस्ट जो एपिक है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का, जो हीरोइक पोएम बोली जाती है, वो क्या है, बियोवुल्फ है। बियोवुल्फ के जो राइटर हैं उनका पता नहीं है, वो अननोन है। ठीक है, ये एपिक मिलता है। ठीक है, अर्लीस्ट एपिक वो है वो बियोवुल्फ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है रेनेसा मूवमेंट इज़ द ग्रेटेस्ट मूवमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। जो रेनेसा मूवमेंट है वो क्या है, ग्रेटेस्ट मूवमेंट है। ठीक है, जो हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड का। नेक्स्ट पॉइंट आता है रेनेसा रेफर टू ए रिवाइवल ऑफ लर्निंग। इट बिगिंस इन द 14th सेंचुरी इन फ्लोरेंस, इटली। जो रेनेसा मूवमेंट है वो क्या है, रिवाइवल ऑफ लर्निंग है। ठीक है, ये स्टार्ट हुआ था 14th सेंचुरी में फ्लोरेंस सिटी में, इटली के फ्लोरेंस सिटी से स्टार्ट हुआ था रेनेसा मूवमेंट। ठीक है, लाइफ ड्यूरिंग रेनेसा वाज डोमिनेटेड बाय रिलीजियस फेथ, द कैथोलिक चर्च और सुपरस्टिशंस। जो लाइफ थी रेनेसा से पहले वो कैसी थी इंसानों की, जो रिलीजन था, जो फेथ था कैथोलिक चर्च पर, सुपरस्टिशंस पर, वो डोमिनेट कर रहा था इंसानों पर। यानी कि इंसानों की सोच पर पूरी तरीके से अधिकार कर लिया था किसने, रिलीजन ने, फेथ ने और कैथोलिक चर्च ने। चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, बस इंसान को इस तरह से फोर्स किया जाता था कि वो मानना है, बस उसी को सही ठहराना है, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। तो ये सब सुपरस्टिशंस होते हैं। ठीक है, जो विचेस वगैरह होती हैं, भूत, ये सब। ठीक है, ये सब चीज़ें, काला जादू वगैरह, इन सब पे बहुत बिलीव था किसको, जो इंग्लैंड के लोग थे। ठीक है, लेकिन जब रेनेसा मूवमेंट आया तो इन सब से लोगों का पर्दा हटा, लोगों ने सोचना शुरू किया, खुद की थिंकिंग को, सही गलत को पहचानना शुरू किया। ठीक है, रेनेसा आने के बाद। तो रेनेसा क्या है, एक जो लर्निंग है उसका मूवमेंट है। ठीक है, रिवाइवल ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट पॉइंट है बिफोर रेनेसा मैन वाज मेरली पपेट्स इन द हैंड्स ऑफ गॉड, डेस्टिनी एंड फेट। जो रेनेसा है उससे पहले, ठीक है, रेनेसा से पहले जो मैन थे, जो पर्सन थे, जो लोग थे इंग्लैंड के, वो कैसे थे, पपेट्स के तरह थे, कठपुतली थे। किसके हाथों, गॉड के, डेस्टिनी के और फेट के हाथों कैसे थे, कठपुतली बन के रह गए थे। यानी कि उन्हें खुद अपना सोचना ही नहीं था, बस जो रिलीजन कह रहा है बस वो फॉलो करना है, ब्लाइंडली फॉलो करना है। बस सही है या गलत है इससे कोई लेना देना नहीं है, बस एक कठपुतली की तरह, बस जो कैथोलिक चर्च के पादरी हैं वो जो कह रहे हैं बस वो करना है। गॉड पे फेथ है अंधा कि वो आएंगे एक दिन हमें बचाएंगे। इसी जो बेटिंग ऑफ गोडूड है, जो बेकेट का, उसमें यही तो दिखाया गया है कि बस इंसान वेट किया जा रहा है, कुछ भी गलत हो रहा है, बस कुछ कोशिश ही नहीं कर रहा है सही होने की, बस इंतज़ार कर रहा है कि गॉड एक दिन आएगा और वो बचा लेगा। ठीक है, ये मान्यता है, ये मान्यता थी अपना, जो जो कुछ भी गलत हो रहा है तो ये मेरा फेट है, कि ये मेरा भाग्य है, ऐसा ही है, मेरी किस्मत है, ये मान लेना, खुद कोशिश ही नहीं करना उसे सही करने की। तो ये सब था इंग्लैंड में रेनेसा से पहले। नेक्स्ट पॉइंट है द फर्स्ट बुक इन इंग्लैंड दैट वाज यूटोपिया इन 1516 बाई थॉमस मोर। जो फर्स्ट बुक आती है इंग्लैंड में वो कौन सी होती है, यूटोपिया होती है।
जिसको लिखा था थॉमस मोर ने कब 1516 में, ठीक है। 1516 में ये बुक आती है यूटोपिया। 1516 में थॉमस मोर के द्वारा लिखी होती है। किस में होती है? लैटिन में होती है, ठीक है, लैटिन में होती है। बाद में इसका इंग्लिश ट्रांसलेट किया था एक लोग ने, और उसके नाम आएगा भी आगे, मुझे याद नहीं है अभी। तो उन्होंने इंग्लिश ट्रांसलेट किया था कब? 1551 में इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ है किसका? यूटोपिया का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है रिनेसा। रिनेसा का मीन्स क्या होता है? रिबर्थ, ठीक है, यानी कि पुनर्जागरण। नेक्स्ट पॉइंट आता है इन जर्मनी अराउंड 1440 गोल्डस्मिथ जोहान्स गुटेनबर्ग इन्वेंटेड द प्रिंटिंग प्रेस विच स्टार्टेड द प्रिंटिंग रिवॉल्यूशन। जर्मनी में 1440 के अराउंड क्या हुआ था? जो जोहान्स गुटेनबर्ग ने, उन्होंने सबसे पहले इन्वेंट किया था किसको? प्रिंटिंग प्रेस को। प्रिंटिंग प्रेस के आने के बाद क्या हुआ था? जो बुक्स वगैरह हैं वो छपना स्टार्ट हो गई थी। इससे क्या हुई थी? नॉलेज फैलने लगी थी, ठीक है, लोगों के पास तक किताबें जाने लगी थी, जिसकी वजह से लोगों को पता लगने लगा था कि सच्चाई क्या है, ठीक है, बाइबल में क्या लिखा हुआ है, पादरी लोग क्या बता रहे हैं, ये सारी बातें पता लगने लगी थी, ठीक है। राइटर्स अपने व्यू देने लगे थे कि जो तुम लोग कर रहे हो वो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे क्या हुआ था? बहुत ज़्यादा हेल्प मिली थी किससे? प्रिंटिंग प्रेस से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है जूल्स मार्गरेट। जूल्स मार्गरेट ने क्या किया था? सबसे पहले जो रेनेसा वर्ड है उसको डिफाइन किया था, उसको कॉइन किया था किसने? जूल्स मार्गरेट ने। जूल्स मार्गरेट कौन है? 19वीं सेंचुरी के फ्रेंच हिस्टोरियन हैं, ठीक है। इन्होंने अपनी बुक स्टोरो रेडी फ्रेंस 1855 में इस रेनेसा टर्म को डिफाइन किया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है रेनेसा वाज ए कल्चरल मूवमेंट। रेनेसा क्या है? एक कल्चरल मूवमेंट था, रिलीजियस मूवमेंट था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है पेट्रक। पेट्रक वाज द ग्रेटेस्ट स्कॉलर ऑफ इटली इन द टाइम ऑफ रेनेसा। पेट्रक कौन थे? ग्रेटेस्ट स्कॉलर थे इटली में जो रेनेसा टाइम पीरियड था उस टाइम पे। नेक्स्ट पॉइंट आता है विलियम कैक्सटन, ठीक है। जो अभी हमने गुटेनबर्ग पढ़ा वो जर्मनी में उन्होंने किया था इन्वेंट किसको? प्रिंटिंग प्रेस को। और जो विलियम कैक्सटन है उन्होंने क्या किया था? जो इंग्लैंड है वहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस को इंट्रोड्यूस किया था कि कब? 1476 को, ठीक है। ये याद रखना है, दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वो जो गुटेनबर्ग हैं उन्होंने 1440 में वो उसका क्या किया था? आविष्कार किया था, इन्वेंट किया था प्रिंटिंग प्रेस का। लेकिन जो विलियम कैक्सटन है उन्होंने क्या किया है? इंट्रोड्यूस किया है किसको? प्रिंटिंग प्रेस को। कहाँ पे? इंग्लैंड में। कब किया है? 1476 को। जो विलियम कैक्सटन है वो कौन है? एक राइटर थे और इंग्लिश मर्चेंट थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है जियोफ्री चौसर वाज एन इंग्लिश पोइट एंड ऑथर widely considered the greatest English poet of the Middle Age. He is the best known for the Canterbury Tales. जोवेरी चौसर कौन है? एक इंग्लिश पोइट हैं और ऑथर हैं। इन्हें दुनिया भर में जाना जाता है एक ग्रेट पोइट के नाम से, जो कि मिडिल एज में थे। और ये जाने जाते हैं बेस्ट, इनका जो वर्क है बहुत फेमस, वो क्या है? कैंटरबरी टेल्स, जोफरी चौसर का। उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा फेमस है। और जोफरी चौसर को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री बुलाया जाता है, ठीक है, किसको? जोफरी चौसर को। नेक्स्ट पॉइंट आता है द इंग्लिश रेनेसा वाज ए कल्चरल एंड आर्टिस्टिक मूवमेंट इन इंग्लैंड फ्रॉम द अर्ली 16th सेंचुरी इन द टू द 17th सेंचुरी। जो इंग्लिश रेनेसा जो कल्चरल और आर्टिस्टिक मूवमेंट है, ठीक है, वो कहाँ चल रहा था? 16 से 17 सेंचुरी के बीच में बहुत ज़्यादा फेमस था, ठीक है, चल रहा था इंग्लिश रेनेसा मूवमेंट। नेक्स्ट पॉइंट आता है यूटोपिया। यूटोपिया इज़ द फर्स्ट बुक दैट वाज रिटन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रेनेसा in England. Utopia written by Thomas More in Latin and published in 1516। तो यूटोपिया के बारे में हमने जान लिया है कि यूटोपिया ने क्या किया था। ये फर्स्ट बुक है रेनेसा। इससे क्या हुआ था? रेनेसा का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ था, ठीक है, बहुत हेल्प मिली थी रेनेसा मूवमेंट में। किससे? यूटोपिया से। यूटोपिया किसने लिखी थी? थॉमस मोर ने लिखी थी। इसे पब्लिश कराया गया था 1516 में। ये किस में लिखी हुई थी? किस लैंग्वेज में लिखी हुई थी? लैटिन लैंग्वेज में लिखी हुई थी। मैं आपको ना बहुत अच्छी तरीके से याद करा दूँगी, बहुत अच्छी तरीके से याद करा दूँगी हर एक पॉइंट को, ठीक है। मैं चाहती हूँ
ये जो मैं नोट्स बनाती हूँ ना, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ आपकी तरह ही, मैं भी तैयारी कर रही हूँ, लेकिन मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है। ये मेरी मेरा पैसन है, ठीक है। तो मैं तैयारी भी करती जाती हूँ, अपने नोट्स भी बनाती जाती हूँ और टीचिंग भी करती जाती हूँ, ताकि क्या हो, आप लोगों की भी इससे हेल्प मिले, ठीक है। आपका भी रिवीजन हो जाएगा और आपको भी हेल्प मिलेगी। और मेरा पैसन भी है पढ़ाना, और मुझे भी अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, ठीक है। तो इस वजह से मैं ये नोट्स बनाती हूँ। ये ना 2-3 साल से लगातार पढ़ रही हूँ, लगातार नोट्स बना रही हूँ, ठीक है। तब मुझे इतनी जानकारी हुई है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अभी कोई जानकारी नहीं है। सच में कोई जानकारी नहीं है, मुझे ऐसे ही लगता है जब मैं नहीं पढ़ती हूँ। तो बस पढ़ती हूँ तभी लगता है कि हाँ, थोड़ा सा कुछ पढ़ रही हूँ, है ना। तो ये यूटोपिया है, ठीक है, जो 1516 में आई थी। नेक्स्ट है राल्फ रॉबिन्सन, जो मैं बता रही थी कि जो नाम है राल्फ रॉबिन्सन, उन्होंने क्या किया था, यूटोपिया का इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था, ठीक है। इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया था, जो लैटिन में थी, ठीक है। कब किया था, 1551 को राल्फ रॉबिन्सन ने ट्रांसलेट किया था इस बुक को इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये हो जाता है। देखो फ्रेंड्स, ये सब बनाना, ठीक है, ये सब वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये होता है कि रिवीजन हो जाए और बार बार वो चीज़ बैठ जाए, ठीक है। और मेरा भी रिवीजन हो जाए, आपका भी रिवीजन हो जाए, और लोगों को भी मतलब फ़ायदा मिले, है ना, उनकी भी अच्छी स्टडी हो जाए। इसका मतलब मकसद सिर्फ ये होता है। और पढ़ाना मुझे पसंद भी है। और अगर मुझे ऐसा लगता है कि बार बार एक ही चीज़ को रिवीजन करना, बार बार रिपीट करना, प्रैक्टिस करना, इससे क्या हो जाता है, बहुत नॉलेज बढ़ती है, और वो जो चीज़ होती है ना, वो परमानेंटली अपने माइंड में फिक्स हो जाती है। इस वजह से बार बार रिवीजन करना चाहिए और ख़ुद के ही नोट्स बनाने चाहिए। मैंने आपको खुद के नोट्स से पढ़ा रही हूँ ना, इसी तरीके का आपको भी खुद के नोट्स बनाने हैं, उसी से पढ़ना है। इससे क्या हो जाता है, माइंड में बैठ जाती है चीज़ अच्छी तरीके से। मुझे तो जब तक मैं लिखना लूँ ना, तब तक मुझे लगता ही नहीं है कि मैंने पढ़ाई की है। लिख लेती हूँ ना, तब लगता है कि हाँ, अब पढ़ाई की है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। द टर्म यूटोपिया वाज कॉइन्ड बाई थॉमस मोर। जो यूटोपिया टर्म है वो किसने कॉइन किया है, थॉमस मोर ने कॉइन किया 1516 में, ठीक है। इसमें उन्होंने क्या बताया है, फिक्शनल इज लैंड सोसाइटी इन द साउथ अटलांटिक ओशन। एक फिक्शनल लैंड सोसाइटी इसमें दिखाई है, किसने, थॉमस मोर ने, जो कि कहाँ पे है, साउथ अटलांटिक ओशियन के पास में है, ठीक है। उसको डिस्क्राइब किया है यूटोपिया में, ठीक है। यूटोपिया का मतलब ही क्या होता है, प्लीजेंट इमेजनरी वर्ड, ठीक है, ऐसा वर्ड जहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, इसका मतलब ये होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, द रिफॉर्मेशन वाज ए मेजर मूवमेंट इन इंग्लैंड। द चर्चेज ब्रोक अवे फ्रॉम द अथॉरिटी ऑफ पॉप एंड रोमन कैथोलिक चर्च। रिफॉर्मेशन, अब रेनेसा मूवमेंट के बाद आता है रिफॉर्मेशन मूवमेंट। रिफॉर्मेशन मूवमेंट किस में था, रिलीजियस मूवमेंट था, जिसमें क्या हुआ था, जो अथॉरिटी थी पॉप की और रोमन कैथोलिक चर्च की, उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाई गई थी, ठीक है, उसको ब्रोक अवे किया गया था, ठीक है, इसमें रिफॉर्मेशन मूवमेंट में। नेक्स्ट पॉइंट आता है मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर इज जर्मनी पब्लिश द 95 थीसिस इन 1517 एंड जॉन कार्विन इन स्विट्ज़रलैंड वर द लीडर्स ऑफ द मूवमेंट। जो मार्टिन लूथर हैं, उन्होंने जर्मनी में क्या किया था, 95 थीसिस को 1517 में पब्लिश कराया था, ठीक है। और जॉन कार्विन ने स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है, इस मूवमेंट को लीड किया था। जो कौन सा मूवमेंट था, रिफॉर्मेशन मूवमेंट, ठीक है। उसमें उन्होंने क्या किया था, जो कैथोलिक चर्च में उसमें करप्शन जो चल रहा था, ठीक है, जो वो लोग गलत फहमी फैला रहे थे, गलत बता रहे थे, बाइबल में कुछ लिखा हुआ था वो कुछ बता रहे थे, ठीक है। और जो माफ़ी वगैरह का, उसमें पैसा वगैरह लेना, इंटेलिजेंस वगैरह, तो वो सबके खिलाफ आवाज़ उठाई थी किसने, जो मार्टिन लूथर थे, ठीक है, जॉन कार्विन थे उन्होंने। नेक्स्ट पॉइंट आता है, रोमन कैथोलिक चर्च वर डोमिनेटेड एट द टाइम रिफॉर्मेशन मूवमेंट। जो रोमन कैथोलिक चर्च है वो डोमिनेट था एट द टाइम ऑफ रिफॉर्मेशन मूवमेंट। रिफॉर्मेशन टाइम के पीरियड पे किसका शासन था, रोमन कैथोलिक चर्च का शासन था, ठीक है। वो जो कहता था वही सारी जनता मानती थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है, द पोप हैज़ अथॉरिटी ऑन इंग्लिश चर्च बिफोर 16th सेंचुरी। जो पोप होते थे, जो पादरी लोग होते थे चर्च के, उस पर पूरी अथॉरिटी थी, ठीक है, 16th सेंचुरी से पहले। नेक्स्ट पॉइंट आता है रिफॉर्मेशन मूवमेंट। रिफॉर्मेशन मूवमेंट इज आल्सो नोन एज रिलीजियस एंड पॉलिटिकल मूवमेंट इन इंग्लैंड। रिफॉर्मेशन मूवमेंट को रिलीजियस और पॉलिटिकल मूवमेंट के नाम से जाना जाता है इंग्लैंड में। नेक्स्ट पॉइंट है, मार्टिन लूथर स्टूड अप अगेंस्ट द फास्ट डॉक्ट्राइन ऑफ कैथोलिक चर्च।
मार्टिन लूथर ने आवाज़ उठाई थी किसके अगेंस्ट, जो फॉल्स डॉक्ट्राइन थी कैथोलिक चर्च की, उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाई थी सबसे पहले। ऑन विटनबर्ग चर्च डोर मार्टिन लूथर नेल्स अप द लिस्ट ऑफ क्रिटिसिज्म। उन्होंने 95 थीसिस की जो लिस्ट थी जो मार्टिन लूथर की, उन्होंने चिपकाई थी कहाँ पे, जो विटनबर्ग चर्च डोर है उसके डोर पर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है जॉन वाइक्लिफ। जॉन वाइक्लिफ फर्स्ट अटैक द पेपेसी एंड द प्रिविलेंस करप्शन इन चर्च। जॉन वाइक्लिफ ने सबसे पहले अटैक किया था किस पे, पेपेसी यानी कि जो पोप हैं उनके शासन पर, उनके प्रिविलेंस पर, उनके करप्शन पर सबसे पहले अटैक किया था किसने, जॉन वाइक्लिफ ने। जॉन वाइक्लिफ कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार फॉर रिफॉर्मेशन। मॉर्निंग स्टार और रिफॉर्मेशन जॉन क्लिफ को बोला जाता है, और मॉर्निंग स्टार और रिनेसा जोफरी चौसर को बोला जाता है। ये याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोलार्ड इज द टर्म दैट इज यूज्ड फॉर द फॉलोअर्स। लोलार्ड किसको बोला जाता था, जो फॉलोअर्स थे उनको बोला जाता था लोलार्ड, ठीक है। किसके ये जो लोलार्ड मूवमेंट है वो किसके फॉलोअर्स थे, तो जो लोलार्ड मूवमेंट है वो किसके फॉलोअर थे, जो फॉलोअर्स थे किसके, जॉन वाइक्लिफ हैं उनके फॉलोअर्स थे। जॉन वाइक्लिफ लीडर थे, तो उनको फॉलो जो कर रहे थे लोग, उसको क्या बोला जाता था, लोलार्ड बोला जाता था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हेनरी एट। हेनरी एट ब्रोक विद रोमन कैथोलिक चर्च बिकॉज इट डिड नॉट अलाउ किंग ए सेकेंड मैरिज। हेनरी एट भी अगेंस्ट थे कैथोलिक चर्च के, किस लिए, क्योंकि जो चर्च थी वो अलाउ नहीं कर रही थी किंग को सेकेंड मैरिज के लिए, इसलिए खिलाफ था कौन, हेनरी एट। हेनरी एट इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज 6 marriages. He wanted to do second marriage for a male child. हेनरी एट जाना जाता है किसके लिए, 6 मैरिज के लिए, 6 शादियों के लिए। वो क्या चाहता था, वो सेकंड मैरिज करना चाहता था किस लिए, 4 मेल चाइल्ड के लिए, जो मेल चाइल्ड है उसके लिए शादी करना चाहता था, इसलिए वो अगेंस्ट गया था किसकी, कैथोलिक चर्च की, क्योंकि कैथोलिक चर्च अलाउ नहीं कर रहा था सेकंड मैरिज के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है इन 1536 हेनरी एट ब्रोक अवे कैथोलिक कम्प्लीटली। हेनरी एट एंड पार्लियामेंट पास द एक्ट ऑफ सुपरमेसी एक्ट 1535। 1536 को हेनरी एट ने क्या किया था, ब्रोक अप कर दिया था कैथोलिक को पूरी तरीके से, जो कैथोलिक चर्च का अधिकार था, जो शासन था उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया था 1536 को, ठीक है। क्योंकि हेनरी एट ने क्या किया था, पार्लियामेंट में एक्ट ऑफ सुपरमेसी जो बिल है वो पास करा लिया था 1534 में, ठीक है। 1534 में हेनरी एट ने पार्लियामेंट में जो एक्ट ऑफ सुपरमेसी बिल है वो पारित करा दिया था, और सारी सत्ता अपने हाथों में ले ली थी, ठीक है। यानी कि अब राजा वो बन गया था, पोप, अब जो पोप वगैरह थे, चर्च थे, उसका कोई अधिकार नहीं रह गया था इंग्लैंड पे, ठीक है। एक्ट ऑफ सुपरमेसी जो 1534 में आया था, इसके तहत जो सुप्रीम लीडर था वो कौन हो गया था, अब राजा हो गया था, यानी कि किंग हो गया था हेनरी एट, ठीक है। Lular movement was a pro-Protestant Christian religious movement that existed from the mid-14th century until 16th century. It was initially led by John Wycliffe. जो लुलार मूवमेंट है, ठीक है, वो क्या है, प्रो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन रिलीजियस मूवमेंट है, जो एग्जिस्ट करता था कब, 14th सेंचुरी से 16th सेंचुरी के बीच एग्जिस्ट किया, और जिसे लीड किया था किसने, जॉन वाइक्लिफ ने। नेक्स्ट पॉइंट आता है पियर्स प्लाउमैन। पियर्स प्लाउमैन इज मिडिल इंग्लिश एलेगोरिकल नरेटिव पोएम बाय विलियम लैंगलॉर्ड। पियर्स प्लाउमैन बहुत फेमस वर्क है मिडिल इंग्लिश पीरियड का, ठीक है। ये क्या है, एक एलेगोरिकल नरेटिव पोएम है पियर्स प्लाउमैन, जो किसने लिखी है, विलियम लैंगलॉर्ड ने लिखी है, याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट आता है द कैंटरबरी टेल्स। द कैंटरबरी टेल्स इज ए कलेक्शन ऑफ 24 stories that runs to over 17,000 lines written in Middle English by Geoffrey Chaucer between 1387 से 1400 तक। तो कैंटरबरी टेल्स किसका वर्क है, जियोफरी चौसर का है, जो 1387 से 1400 के बीच आया था। ये क्या है, 24 स्टोरीज का कलेक्शन है, जिसमें कि 17,000 लाइन्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है मिराकल प्ले। मिराकल प्ले यानी कि सेंस प्ले, जिसमें जो फिक्सियस अकाउंट दिखाया जाता है, लाइव दिखाई देती है, मिराकल्स दिखाए जाते हैं, किसके, जो मार्टिडम होते हैं, जो सेंट्स होते हैं, उनकी लाइफ को दिखाया जाता है, शहीद हो जाते हैं, उनकी लाइफ को दिखाया जाता है। सेंट निकोलस वाज 4th century बिशप इन मैनी कंट्रीज। चिल्ड्रंस रिसीव गिफ्ट ऑन 6 दिसंबर, सेंट निकोलस डे। सेंट निकोलस डे मनाया जाता है 6 दिसंबर को। जो सेंट निकोलस थे वो कौन थे, एक बिशप थे 4th century के, ठीक है।
बहुत सारी कंट्रीज़ में जो बच्चे हैं वो रिसीव करते हैं गिफ्ट कब 6 दिसंबर को निकोलस डे पर। नेक्स्ट पॉइंट है हेनरी 8 बैंड इंग्लिश मिराकल प्ले। हेनरी 8 ने क्या कर दिया, जो मिराकल प्ले हैं उनको बैन करवा दिया था, ख़त्म करवा दिया था पूरी तरीके से। नेक्स्ट पॉइंट आता है यूनिवर्सिटी बिट्स। यूनिवर्सिटी बिट्स को देख लेते हैं। द यूनिवर्सिटी बिट्स इज ए फ्रेज यूज टू नेम ए ग्रुप ऑफ 16th century English playwrights and pamphleteers who educated at the University Oxford and Cambridge। यूनिवर्सिटी बिट्स जो फ्रेज है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, वो यूज़ किया जाता है 16th century इंग्लिश प्ले राइट्स के लिए। जो 16th century के प्ले राइट्स हैं, पैम्पलेटियर्स हैं, एजुकेटर हैं, जो कहाँ से पढ़े हुए हैं, और यूनिवर्सिटीज़ से पढ़े हुए हैं। कौन सी यूनिवर्सिटीज़ से, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज़ जो पढ़े हुए थे, जो राइटर्स थे, प्ले राइट्स थे, पैम्पलेटियर्स से, उनके ग्रुप को क्या बोला जाता है, 16th century के जो प्ले राइट्स हैं उनके ग्रुप को क्या बोला जाता है, यूनिवर्सिटी बिट्स बोला जाता है। ठीक है, प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ दिस ग्रुप। अब देख लेते हैं कौन से यूनिवर्सिटी से कौन से राइटर्स पढ़े हुए थे। तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी थे क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन और थॉमस नास। ठीक है, तो मार्लो, ग्रीन और नास कहाँ से पढ़े हुए थे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे। जॉन लिली, थॉमस लॉज और जॉर्ज पील। लिली, लॉज और पील ये कहाँ से पढ़े हुए थे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे। ठीक है, तो इसमें 7 मेंबर होते हैं, तो ये तो 6 हो गए। 7 मेंबर में आते हैं थॉमस किल। थॉमस किल को भी कभी कभी इंक्लूड किया जाता है इस ग्रुप में, लेकिन वो इन दोनों ही यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए नहीं थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए नहीं थे, वो भी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे, लेकिन उनकी कोई और यूनिवर्सिटी से, ठीक है, इन यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़े हुए थे थॉमस किल। तो ये 7 मेंबर थे यूनिवर्सिटी बिट्स में। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि यूनिवर्सिटी बिट्स जो टर्म है वो किसने कॉइन की। तो यूनिवर्सिटी बिट्स जो टर्म है वो कॉइन की थी जॉर्ज सैंसबरी ने, जो कि कौन है, 19th century के क्रिटिक, जर्नलिस्ट और ऑथर हैं। ठीक है, जो 19th century के क्रिटिक, जर्नलिस्ट, ऑथर, उनका नाम क्या है, जॉर्ज सैंसबरी। वो क्या है 19th century के, और उन्होंने इस टर्म को यूनिवर्सिटी बिट्स को कॉइन किया था। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यूनिवर्सिटी बिट्स प्रिपेयर सॉलिड ग्रुप फॉर शेक्सपियर। जो यूनिवर्सिटी बिट्स हैं वहाँ से बहुत सारे रेफरेंस लिए हैं किसने, शेक्सपियर ने। तो ये सॉलिड ग्राउंड बोला जाता है किसका, शेक्सपियर का, यानी कि सब कुछ उन्हीं से सीखा है किसने, शेक्सपियर ने, यूनिवर्सिटी बिट्स से। नेक्स्ट पॉइंट है डॉक्टर फास्टस प्ले रोड क्रिस्टोफर मार्लो। क्रिस्टोफर मार्लो यूनिवर्सिटी बिट्स हैं, उन्होंने डॉक्टर फास्टस वर्क लिखा है। ठीक है, डॉक्टर फास्टस जो क्रिस्टोफर मार्लो, उनके और भी जो फेमस वर्क हैं, डॉक्टर फास्टस है, जियो मोल्टा है, एडवर्ड सेकंड है, टम्बरलेंस द ग्रेट, ये उनके फेमस वर्क हैं किसके, क्रिस्टोफर मार्लो के। नेक्स्ट पॉइंट है रॉबर्ट ग्रीन रोड द प्ले फ्रायर बैकन। रॉबर्ट ग्रीन ने क्या लिखा है, एक प्ले लिखा है फ्रायर बैकन को। थॉमस नास रोड द प्ले अनफॉर्चुनेट ट्रेवल। इनके फेमस प्ले हैं ये राइटर से। थॉमस नास का फेमस प्ले जिन्होंने लिखा था वो कौन सा, अनफॉर्चुनेट ट्रेवल है। थॉमस किड का फेमस प्ले है द स्पेनिश ट्रेजेडी। ठीक है, स्पेनिश ट्रेजेडी किसका है, थॉमस किड का है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इट इज़ एन ओल्ड सेइंग इफ़ देयर इज़ नो मार्लो देयर इज़ नो शेक्सपियर। ये ओल्ड सेइंग है, ये कहा जाता है कि अगर मार्लो ना होते तो शेक्सपियर भी ना होते, यानी कि बहुत कुछ शेक्सपियर ने मार्लो से सीखा है और बहुत कुछ अपने यूज़ में रेफरेंस लिया है, वहाँ का सोर्स उठाए हैं वहाँ के। ठीक है, उनकी राइटिंग स्टाइल बहुत कुछ वहाँ से ही सीखा है मार्लो से। ठीक है, यूनिवर्सिटी बिट्स से। कोई तो ये भी कहता है कि मार्लो ही शेक्सपियर थे और शेक्सपियर ही मार्लो थे, लेकिन ये क्लियर नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आता है विलियम शेक्सपियर टुक द प्लॉट ऑफ द फेमस कॉमेडी एज यू लाइक इट फ्रॉम थॉमस लॉज रोजालिंड। विलियम शेक्सपियर ने अपना जो प्लॉट है कॉमेडी का एज यू लाइक इट का, वो कहाँ से लिया है, थॉमस लॉज के रोजालिंड प्ले से लिया है। नेक्स्ट पॉइंट है एलिजाबेथन एज इन इंग्लिश लिटरेचर इज कॉल्ड नेस्ट ऑफ सिंगिंग बर्ड। एलिजाबेथन एज को इंग्लिश लिटरेचर में किस नाम से बुलाया जाता है, नेस्ट ऑफ सिंगिंग बर्ड्स के नाम से बुलाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सर थॉमस वाट एंड हेनरी हार्वर्ड इंट्रोड्यूस सोनेट इन इंग्लैंड।
सर थॉमस वर्ट ने और हेनरी हावर्ड ने सबसे पहले सोनेट्स को इंट्रोड्यूस किया था कहाँ पे? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में सबसे पहले सोनेट्स को किसने इंट्रोड्यूस किया था? सर थॉमस वर्ट और हेनरी हावर्ड ने। नेक्स्ट पॉइंट आता है वर्ट एंड हावर्ड बोथ आर नोन एज फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट्स। थॉमस वर्ट और हेनरी हावर्ड को दोनों को ही क्या बोला जाता है? फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है फिलिप सिडनी। फिलिप सिडनी वाज द फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड सोनेटियर ऑफ द एलिजाबेथन एज। फिलिप सिडनी का एस्टोपर एंड एस्ट्रेला बहुत फेमस सोनेट सीक्वेंस है, ठीक है। तो ये जो फिलिप सिडनी है वो क्या है? फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड सोनेटियर है इंग्लिश एलिजाबेथन एज के। इनका ही सबसे पहले सोनेट आया था, एस्टोपेल एंड एस्ट्रेला सोनेट सीक्वेंस है, ठीक है। फिलिप सिडनी का सोनेट है ये। नेक्स्ट पॉइंट आता है एमरोटी। एमरोटी इज द सोनेट सीक्वेंस रिटन बाय एडमंड स्पेंसर हु वाज द बेस्ट नोन फॉर द फेयरी क्वीन। 89 सोनेट्स आर देयर इज एमरोटी। एमरोटी क्या है? सोनेट सीक्वेंस है किसका? एडवर्ड स्पेंसर का। एडवर्ड स्पेंसर अपने फेयरी क्वीन इपिक के लिए बहुत फेमस है, ठीक है। इसमें 89 सोनेट है एमरोटी में। नेक्स्ट पॉइंट है विलियम शेक्सपियर इज आल्सो कॉल्ड द ग्रेटेस्ट सोनेटियर ऑफ एलिजाबेथन एज। एलिजाबेथन एज का ग्रेटेस्ट सोनेटियर किसे बोला जाता है? विलियम शेक्सपियर को बोला जाता है। ही कंपोज 154 सोनेट्स। शेक्सपियर डेडिकेटेड हिज सोनेट्स टू मिस्टर डब्ल्यू.एच. एंड डार्क लेडी। विलियम शेक्सपियर ने कितने 154 सोनेट्स लिखे हैं, ठीक है। इसमें उन्होंने अपने जो सोनेट्स हैं वो किसको डेडिकेट किया है? मिस्टर डब्ल्यू.एच. और डार्क लेडी को डेडिकेट किया है। राइमिंग स्कीम ऑफ इंग्लिश सोनेट। राइमिंग स्कीम क्या है इंग्लिश सोनेट्स की? ए बी सी डी ए एफ जी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बहुत अच्छे से याद करने हैं। ए बी सी डी ए एफ जी क्या है? इंग्लिश सोनेट्स यानी कि शेक्सपियर सोनेट की राइमिंग स्कीम है, ठीक है। इटालियन सोनेट की राइमिंग स्कीम याद करनी है ए बी ए सी डी। स्पेंसर स्टेंजा की राइमिंग स्कीम क्या है? ए बी सी सी डी ई। ये स्पेंसर स्टेंजा की राइमिंग स्कीम है। नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्रांसिस बेकन कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे। बेकन वाज नोन फॉर एपोरिस्टिक स्टाइल इन हिज ऐसे। फ्रांसिस बेकन को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे बोला जाता है, ठीक है। बेकन जाने जाते हैं अपने एपोरिस्टिक स्टाइल के लिए, अपने ऐसों में, अपने जो ऐसे हैं उसमें एपोरिस्टिक स्टाइल के लिए बेकन को जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है अलेक्जेंडर पोप। अलेक्जेंडर पोप रोट अबाउट फ्रांसिस बेकन द वाइजेस्ट, ब्राइटेस्ट एंड द मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड। अलेक्जेंडर पोप ने फ्रांसिस बेकन की तारीफ करते हुए लिखा है कि द वाइजेस्ट यानी कि सबसे ज़्यादा विद्वान, और ब्राइटेस्ट सबसे ज़्यादा चमकता हुआ, एंड मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड और सबसे ज़्यादा कीमती ह्यूमन माइंड के लिए कौन है? जो फ्रांसिस बेकन है, ठीक है। अलेक्जेंडर पोप ने लिखा है इनके बारे में। नेक्स्ट पॉइंट आता है इन 1611 ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल इन इंग्लिश कंप्लीटेड। 1611 में क्या हुआ था? ट्रांसलेट हुआ था बाइबल का इंग्लिश में, ठीक है। किंग जेम्स स्टार्टेड ट्रांसलेशन बाइबल इन इंग्लिश। किंग जेम्स ने स्टार्ट किया था, ठीक है, ट्रांसलेशन करवाया था बाइबल का इंग्लैंड में। इसमें 39 बुक्स की जो ओल्ड टेस्टामेंट वहाँ से ली गई थी, 27 बुक्स न्यू टेस्टामेंट से ली गई थी। जो ओरिजिनल बाइबल है वो क्या है? हिब्रू थी, हिब्रू नाम था उसका ओरिजिनल बाइबल का, ठीक है, जिसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है फॉलोवर्स ऑफ जॉन वाइक्लिफ ट्रांसलेटेड बाइबल इन इंग्लिश फर्स्ट टाइम। जो फॉलोवर्स थे जॉन वाइक्लिफ के, उन्होंने सबसे पहले बाइबल को ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है 1535 मिडिल कार्लेट ट्रांसलेटेड द बाइबल इन इंग्लिश। 1535 में जो माइल्स कवरडेल हैं उन्होंने सबसे पहले बाइबल को ट्रांसलेट कराया था इंग्लिश में। नेक्स्ट पॉइंट है फर्स्ट पार्ट ऑफ द बाइबल इज ओल्ड टेस्टामेंट, द सेकेंड पार्ट इज न्यू टेस्टामेंट, द थर्ड पार्ट इज एपोक्राइफा। तो बाइबल का जो ओल्ड टेस्टामेंट, जो सबसे पुराना टेस्टामेंट है उसे ओल्ड टेस्टामेंट के नाम से जाना जाता है। सेकंड पार्ट है, ठीक है, उसे हम टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट के नाम से जानते हैं। थर्ड पार्ट को एपोक्रिफा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है द टर्म मेटाफिजिकल पोइट्स वाज कॉइन्ड बाय द सैमुअल
सैमुअल जॉनसन टू डिस्क्राइब ए लूज ग्रुप ऑफ 17th सेंचुरी इंग्लिश पोइट। जो टर्म है मेटाफिजिकल पोइट्स उसे किसने कॉइन किया है? सैमुअल जॉनसन ने कॉइन किया है, ठीक है, जिसमें उन्होंने जो 17वीं सेंचुरी के इंग्लिश पोइट्स हैं उनका ग्रुप को डिस्क्राइब किया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है जॉन डन। जॉन डन वाज द मोस्ट प्रोमिनेंट पोइट ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री। मेटाफिजिकल पोइट्री का सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट पोइट कौन है? जॉन डन है, ठीक है। बेन जॉनसन सेड, बेन जॉनसन ने क्या कहा है? बेन जॉनसन ने कहा है द फर्स्ट पोइट इन द वर्ल्ड इज समथिंग्स टू जॉन डन। बेन जॉनसन सेड दीज लाइन्स। बेन जॉनसन ने ये लाइन्स कही हैं, जो फर्स्ट पोइट इन द वर्ल्ड इज समटाइम्स द डॉक्टर जॉन डन, ये बोला है। नेक्स्ट पॉइंट है अबाउट अब्राहम कॉलेज। डॉक्टर जॉनसन सेड ऑलमोस्ट द लास्ट ऑफ स्टेज एंड अनडाउटली द बेस्ट। अब्राहम कॉलेज ने बोला है, अब्राहम कॉलेज के बारे में डॉक्टर जॉनसन ने क्या बोला है? ऑलमोस्ट द लास्ट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ अनडाउटली द बेस्ट। नेक्स्ट पॉइंट है जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन सेड अबाउट जॉन डन ही इफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स। ये एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। जॉन ड्राइडन ने जॉन डन को क्या बोला है? तो जॉन ड्राइडन ने जॉन डन को बोला है ही अफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स। नेक्स्ट पॉइंट आता है जॉन डन फेमस वर्क। जॉन डन की फेमस वर्क है प्रेजेंट इन एब्सेंस एंड एंटोनॉमी, द प्लिया, डेथ, बी नॉट प्राउड, प्रोग्रेसिनेशन, द सोल, गुड मोरो। ये सब पोएम्स हैं, फेमस पोएम्स हैं किसकी? कैनोनाइजेशन और है जॉन डन की फेमस पोएम, ठीक है, फेमस वर्क है। नेक्स्ट आता है रेस्टोरेशन पीरियड यानी कि न्यू क्लासिकल पीरियड। The term restoration is used to refer to the return of monarchy in Britain in 1660 when Charles II became the King of England. रेस्टोरेशन पीरियड का यूज़ किया जाता है रिटर्न ऑफ मोनार्ची का रिटर्न हो गया था ब्रिटेन में 1660 में, ठीक है। चार्ल्स सेकंड का शासन आ गया था इंग्लैंड में, कब? रेस्टोरेशन पीरियड में। नेक्स्ट पॉइंट है जॉन ड्राइडन एस्टेब्लाइज द हीरो कपलेट इन इंग्लिश लिटरेचर। जॉन ड्राइडन जाने जाते हैं हीरो कपलेट का यूज करने के लिए इंग्लिश लिटरेचर में। नेक्स्ट पॉइंट आता है जॉन ड्राइडन बिकम द फर्स्ट पोएट laureate इन इंग्लैंड इन 1668। जॉन ड्राइडन फर्स्ट पोएट laureate कब बने थे? इंग्लैंड के 1668 को बने थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है विलियम कॉन्ग्री रोड द ड्रामा द वे ऑफ द वर्ल्ड। द वे ऑफ द वर्ल्ड फेमस ड्रामा है जो लिखा है विलियम कॉन्ग्री ने। नेक्स्ट पॉइंट आता है विलियम कॉन्ग्री। विलियम कॉन्ग्री इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ड्रामाटिस्ट ऑफ न्यू क्लासिकल एज। विलियम कॉन्ग्री, ठीक है, जाने जाते हैं अपने वर्क के लिए, ठीक है, जो कॉमेडी ऑफ मैनर्स हैं उनके राइटर हैं थॉमस। जो विलियम कॉन्ग्री हैं वो द वे ऑफ द वर्ल्ड उनका वर्क है, ये कॉमेडी ऑफ मैनर्स के लिए जाने जाते हैं। रिप्रेजेंटेटिव ड्रामाटिस्ट है न्यू क्लासिकल एज के। नेक्स्ट पॉइंट आता है जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन इज़ द ग्रेटेस्ट पोएट ड्यूरिंग द बिगिनिंग फेज ऑफ द न्यू क्लासिसिज्म। जॉन मिल्टन क्या है? ग्रेटेस्ट पोएट हैं जो बिगिनिंग हुई थी न्यू क्लासिसिज्म की, उसके। पैराडाइज लॉस्ट कम इन 1667 विद 12 बुक। पैराडाइज लॉस्ट कब आई थी? 1667 में आई थी 12 बुक्स के साथ। नेक्स्ट पॉइंट है पैराडाइज अगेन वाज पब्लिश इन 1671। पैराडाइज अगेन कब पब्लिश हुई थी? 1671 को पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट आता है रोमांटिक एज। 1798 से 1837 तक इसका टाइम पीरियड रहता है रोमांटिक एज का। इसमें नंबर 1 पॉइंट है 1798 मार्क द बिगनिंग ऑफ द रोमांटिक एज विद पब्लिकेशन लिरिका बैलेड। 1798 में इसका बिगनिंग मानी जाती है रोमांटिक एज की। जो रोमांटिक एज है उसकी बिगनिंग मानी जाती है। जो लिरिका बैलेड है उसके पब्लिकेशन से इसकी स्टार्टिंग हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है विलियम वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज कंपोज लिरिका बैलेड। लिरिका बैलेड किसने कंपोज किया था? विलियम वर्ड्सवर्थ को, कॉलरिज ने कंपोज किया था। विलियम वर्ड्स की 19 और कॉलरिज की 4 लाइन्स थी किसमें? 1798 की कलेक्शन लिरिका बैलेड में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन इज द ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल इवेंट ऑफ रोमांटिक एज। फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या था? एक ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल इवेंट था रोमांटिक एज का। फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाज रिवॉल्ट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट रिवॉल्ट था फ्रेंच रिवॉल्यूशन बिगन्स 14 जुलाई 1789 यानी कि जो 98 है उसका उल्टा कर दे क्या हो जाएगा? 1789 हो जाएगा। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड याद रखना है। 14 जुलाई 1789 को कब हुआ था? फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था।
नेक्स्ट पॉइंट है चार्ल्स लैम्ब कॉल्ड द प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसिस्ट। प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसिस्ट किससे बोला जाता है? चार्ल्स लैम्ब को बोला जाता है। प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसिस्ट चार्ल्स लैम्ब को बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है चार्ल्स लैम्ब यूज द सिनोनियम इलिया। चार्ल्स लैम्ब का जो सिनोनियम है वो क्या है? इलिया है। लैम्ब ने क्या लिखा है? टेल फ्रॉम शेक्सपियर लिखा है वर्क। विलियम वर्ड्सवर्थ कॉल्ड वर्शिपर ऑफ नेचर। वर्शिपर ऑफ नेचर किसको बोला जाता है? विलियम वर्ड्सवर्थ को बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है एस.टी. कॉलरिज रोमांटिक पोइट गिव्स द थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन। थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन किसने दी है? एस.टी. कॉलरिज ने दी है। नेक्स्ट पॉइंट है बायोग्राफी लिटरेरी क्रिटिसिज्म बुक रिटन बाय एस.टी. कॉलरिज 1817 में आती है। ठीक है, बायोग्राफी लिटरेरी क्रिटिसिज्म की बुक है जो कि लिखी है एस.टी. कॉलरिज ने। नेक्स्ट पॉइंट है पी.वी. शैली रोड द पोएम ओजिम इंडिया। पी.वी. शैली ओजिम इंडिया पोएम के लिए फेमस है। नेक्स्ट पॉइंट है ओड टू द वेस्ट माइंड इज एन ओड रिटन बाय पी.वी. शैली 1819। ओड टू वेस्ट माइंड ओड है वो लिखा है पी.वी. शैली ने कब? 1819 में। नेक्स्ट पॉइंट है पी.वी. शैली रोड द पोएम द रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम। द रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम किसका वर्क है? पी.वी. शैली का है। जॉन केज रोमांटिक पोएट इज नोन फॉर द यूज ऑफ sensuousness in his poetry. P.V. Shelley wrote the poem The Revolt of Islam. John Keats, romantic poet, is known for the use of sensuousness in his poetry. P.V. Shelley जो P.V. Shelley है उनका रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम उनका फेमस वर्क है। जॉन कीट्स क्या है? एक रोमांटिक पोइट हैं जो कि जाने जाते हैं अपनी सेंसुअसनेस पोइट्री में, सेंसुअसनेस के लिए। इनका जो वर्क है जॉन कीट्स का वो है ओड ऑन ए ग्रेसियन आर्ट 1819 में आता है। ओड ऑन मेलनकली 1819 में। ओड टू द नाइटिंगेल 1819 में। यानी तीनों वर्क 1819 में ही आते हैं। कीट्स डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एट द एज ऑफ 25। सबसे कम एज में इनकी डेथ हो गई थी जॉन कीट्स की ट्यूबरक्लोसिस की वजह से 25 की एज में। जॉन कीट्स रोड ट्रूथ इज़ ब्यूटी, ब्यूटी इज़ ट्रूथ। जॉन कीट्स ने ये ओड टू ग्रेसियन आर्ट में लिखा है कि लाइन्स हैं ये जॉन कीट्स की। ओ ट्रूथ इज़ ब्यूटी, ब्यूटी इज़ ट्रूथ। जॉन कीट्स सेड हियर्ड मेलोडी आर स्वीटर बट द अनहियर्ड द आर स्वीटर। ये भी ओड ग्रेसियन आर्ट की ही लाइन्स हैं। हियर मेलोडीज आर, यानी कि जो हम सुनते हैं मेलोडीज वो बहुत स्वीटर होती हैं, लेकिन जो नहीं सुनते हैं वो और भी ज़्यादा स्वीट होती हैं। ठीक है, ये जॉन कीट्स की लाइन और फेमस लाइन्स हैं ये। ट्रूथ इज़ ब्यूटी, ब्यूटी इज़ ट्रूथ, हियर मेलोडीज आर स्वीटर बट दोज अनहियर्ड स्वीटर। ये बहुत फेमस लाइन है जॉन कीट्स की। नेक्स्ट पॉइंट है जेन ऑस्टन वाज एन इंग्लिश नॉवलिस्ट नोन प्राइमरली फॉर हिज 6 मेजर नॉवेल्स। जेन ऑस्टन कौन है? इंग्लिश नॉवलिस्ट है जो कि अपने 6 मेजर नॉवेल्स के लिए जानी जाती हैं। सेंस एंड सेंसिबिलिटी इनका पहला नॉवल है, 1811 में आया था। प्राइड एंड प्रेजुडिस फेमस वर्क है इनका, 1813 में आया था। मैनफील्ड पार्क 1814 में। इम्मा 1815 में। नॉर्थन जर अवे 1818 में। परसुएशन 1818 में आता है। इनके फेमस वर्क है, याद रखने हैं। लव एंड फ्रेंडशिप वाज जेन ऑस्टन फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क। लव एंड फ्रेंडशिप क्या है? फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क है किसका? जेन ऑस्टन का। जेन ऑस्टन कॉल्ड द प्रोज शेक्सपियर। जेन ऑस्टन को प्रोज शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है। जेन शेक्सपियर को द किचन नोवेलिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। द प्रोज शेक्सपियर और द किचन नोवेलिस्ट के नाम से किसे जाना जाता है? जेन ऑस्टन को जाना जाता है। मेरी शैली रोड द नोवेलिस्ट फ्रैंकस्टीन। मेरी शैली का फ्रैंकस्टीन नोवेल बहुत फेमस है। नेक्स्ट आता है द विक्टोरियन एज। विक्टोरियन एज हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में जो विक्टोरियन एज है उसकी शुरुआत होती है क्वीन विक्टोरिया की रेन से। ठीक है, क्वीन विक्टोरिया का शासन स्टार्ट होता है, टाइम पीरियड स्टार्ट होता है 20 जून 1837 से और अपनी डेथ तक ये रहती हैं 22 जनवरी 1901 तक। ठीक, इनका शासनकाल रहता है क्वीन विक्टोरिया का 1837 से 1901 तक और इसी टाइम पीरियड को क्या बोला जाता था? विक्टोरियन एज बोला जाता है। द डिस्कवरीज ऑफ साइंस हैड ए पार्टिकुलर इफेक्ट अपॉन द लिटरेचर इन द विक्टोरियन एज। विक्टोरियन एज में क्या हुआ था? डिस्कवरीज हुई थी साइंस की जिससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था इसमें इंग्लिश लिटरेचर को। इसी टाइम पे जो विक्टोरियन साइंटिस्ट हैं उन्होंने बहुत सारी थ्योरी और इवोल्यूशन डेवलप किए थे। चार्ल्स डार्विन की बुक आई थी इसी टाइम पीरियड में, विक्टोरियन टाइम पीरियड में, जिसमें कि उन्होंने ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, बहुत फेमस बुक है। ठीक है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक आई थी जो कि किसकी है? चार्ल्स डार्विन की है। वो किस में आई थी? विक्टोरियन एज में ही आई थी। ठीक है, इसमें क्या हुए थे? बहुत सारे साइंटिफिक डेवलपमेंट हुए थे, इवोल्यूशन हुए थे।
इन विक्टोरियन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर प्री रैफेलाइट मूवमेंट एंड द एस्थेटिक मूवमेंट स्टार्टेड। प्री रैफेलाइट मूवमेंट और एस्थेटिक मूवमेंट किस में आते हैं? विक्टोरियन एज में ही आते हैं, इस टाइम पीरियड में स्टार्ट हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है रॉबर्ट ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग वाज एन इंग्लिश पोइट एंड प्लेराइट वाज whose dramatic monologue put him हाई अमंग द विक्टोरियन पोइट्स। रॉबर्ट ब्राउनिंग अपने ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। इज़ नोन एज ऑप्टिमिस्टिक पोइम। इसे जो 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 रॉबर्ट ब्राउनिंग हैं उन्हें किसी नाम जानते हैं? ऑप्टिमिस्टिक पोइट के नाम से भी जाना जाता है। विलियम हॉलमन हंट, जॉन एवरेस्ट मलही, दांते जिब्राइल रोसेटी, विलियम माइकल रोसेटी, जेम्स कॉलिंसन, फ्रेडरिक जॉर्ज, स्टीफन थॉमस वुलनर एंड वर मेंबर ऑफ द प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड। प्री रैफेलाइट के ब्रदरहुड के ग्रुप के ये सारे राइटर्स हैं। विलियम हॉलमन हंट, ये याद रखने हैं। विलियम हॉलमन हंट, जॉन एवरेस्ट मलाई, दांते जिब्राइल रोसेटी, विलियम माइकल रोसेटी, जेम्स कॉलिंसन, फ्रेडरिक जॉर्ज, स्टीफन एंड थॉमस वुलनर, ये मेंबर हैं किसके? प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड के, ठीक है। ए ग्रुप ऑफ इंग्लिश पेंटर्स, पोइट्स एंड द आर्ट क्रिटिक फाउंडेड इन 1848। ये किसका ग्रुप है? इस ग्रुप में पेंटर्स भी थे, पोइट्स भी थे, आर्टिस्ट भी थे और क्रिटिक्स भी थे, जो कि फाउंड हुआ था 1848 में। नेक्स्ट पॉइंट है जॉन गासवर्दी। 1867 से 1933 तक इसका टाइम पीरियड रहता है जॉन गासवर्दी का, यानी कि 14 अगस्त 1867 से 31 जनवरी 1933 तक इनका टाइम पीरियड रहता है जॉन गासवर्दी का। वाज एन इंग्लिश नोवेलिस्ट एंड प्ले राइट। क्या हैं वो? इंग्लिश नोवेलिस्ट और प्ले राइट्स हैं। इनके जो पॉपुलर प्ले हैं वो क्या है? द फोरसाइट सागा, जो कि 1906 से 1922 का टाइम पीरियड में रहता है द फोरसाइट सागा, ठीक है। ही वन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 1932 का इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि हमारे सिलेबस में है जॉन गासवर्दी। तो द फोरसाइट सागा की डेट याद रखनी है, 1906 से 1922 के बीच में आता है। उन्हें नोबेल प्राइज भी कब मिला था? जॉन गासवर्दी को 1932 को मिला था, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउनिंग इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ द ड्रामेटिक मोनोलॉग। रॉबर्ट ब्राउनिंग को ग्रेटेस्ट राइटर माना जाता है ड्रामेटिक मोनोलॉग का। मैथ्यू अर्नोल्ड रोड द पोइम थायरसिस। थायरसिस उसने लिखी है, मैथ्यू अर्नोल्ड ने लिखी है। थॉमस हार्डी नोवेल्स आर पॉपुलरली नोन एज वेसेक्स नोवेल्स। थॉमस हार्डी के नोवेल्स हैं वो जाने जाते हैं वेसेक्स नोवेल्स के नाम से। नेक्स्ट पॉइंट आता है थॉमस हार्डी कॉल्ड पेसिमिस्टिक नोवेलिस्ट। थॉमस हार्डी को क्या बोला जाता है? पेसिमिस्टिक नोवेलिस्ट बोला जाता है। नेक्स्ट आता है प्री रैफेलाइट पोइट्री। प्री रैफेलाइट पोइट्री ब्रदरहुड का ग्रुप है, ठीक है। इसमें आते हैं पेंटर, पोइट और क्रिटिक्स आते हैं। ये फाउंड हुआ था 1848 में। विलियम हॉलमन हंट, जॉन एवरेस्ट मलाही, जिब्राइल रोसेटी, दांते जिब्राइल रोसेटी, विलियम माइकल रोसेटी, जेम्स कॉलिंसन, फ्रेडरिक जॉर्ज, स्टीफन थॉमस वुलनर, इनके इस ग्रुप के राइटर हैं। ये 7 मेंबर्स थे ब्रदरहुड ग्रुप के, ठीक है। प्री रैफेलाइट्स डिफाइन द सेल्फ एज द रिफॉर्म मूवमेंट, द जर्म नेम ऑफ द पीरियोडिक टू प्रमोट द आइडिया। ये आइडिया जो प्रमोट करती थी, जो वो थी, क्या बोलते हैं उसे, द जर्म मैगजीन थी वो क्या करती थी? प्रमोट करती थी जो प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड के आइडियाज़ थे उसको, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्री रैफेलाइट पोएट्री पर हाईली पिक्टोरियल फ्रॉम मिडिल एज। प्री रैफेलाइट्स वर इंस्पायर्ड फेल फॉर पीआरबी प्री रैफेलाइट्स ब्रदरहुड, ठीक है। फुल फॉर्म क्या है पीआरबी की? प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड है। एस्थेटिज्म बिलीव इन आर्ट फॉर आर्ट से। एस्थेटिज्म में क्या जाता है? आर्ट, कला ही कला के लिए, आर्ट फॉर आर्ट से इसका वो है स्लोगन है। एस्थेटिज्म मूवमेंट एज एन आर्ट मूवमेंट 1860 में स्टार्ट हुआ था। ये क्या है? एस्थेटिक मूवमेंट एक आर्ट मूवमेंट है। इट फ्लोरिश्ड इन 1817 में। सपोर्ट द नोटेबल राइटर्स सच एज वॉल्टर पीटर एंड ऑस्कर वाइल्ड। ऑस्कर वाइल्ड और वॉल्टर पीटर का नाम आता है एस्थेटिक मूवमेंट में, जो कि फ्लोरिस्ट हुआ था 1870 में। द मूवमेंट बिलीव दैट आर्ट शुड बी प्रोड्यूस्ड टू बी ब्यूटीफुल। इस मूवमेंट का विश्वास था, यकीन था, ये जो आर्ट है वो क्या है? एक ब्यूटीफुल प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड करेगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है दे बिलीव्ड इन स्लोगन आर्ट फॉर आर्ट से। इनका स्लोगन क्या है? एस्थेटिक्स मूवमेंट का आर्ट फॉर आर्ट से। नेक्स्ट आता है रॉबर्ट बचपन कॉल्ड रैफेलाइट द फ्लैसी स्कूल ऑफ पोएट्री।
नेक्स्ट पॉइंट आता है द ब्लेस्ड डोमोजल पोएम बाय डीजे रोसेटी इज मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव पोइट ऑफ रेपिलाइट पोइट्री। ब्लेस्ड डोमोजल पोएम बाय डीजी रोसेटी की पोएम है ब्लेस्ड डोमोजल पोएम। वो क्या है, एक रिप्रेजेंटेटिव पोएम है प्री रेपिलाइट पोइट्री की। राफेल बिलोंग करते हैं कहाँ से, इटली से। राफेल अपने जाने जाते हैं मैडोना, इनकी जो पेंटिंग है उसके लिए बहुत फेमस है। राफेल जो मैडोनाज पेंटिंग है उसके लिए फेमस है। कौन, राफेल। अलेक्जेंडर बेन कॉइन द टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो टर्म है वो किसने कॉइन की, अलेक्जेंडर बेन ने इसे कॉइन किया था। और इसे उन्होंने कॉइन की थी इस टर्म को 1855 में अपने फर्स्ट एडिशन द सेंसेस एंड द इंटेलेक्ट में। नेक्स्ट आता है मॉडर्न एज, 1901 से 1945 तक रहता है। विलियम जेम्स इज क्रेडिट टू हैव यूज्ड टू टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस 1890 बुक द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, मॉडर्न एज में आते हैं विलियम जेम्स, इन्हें क्रेडिट मिलता है किसका, इसका यूज़ करने का, पॉपुलराइज करने का स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टर्म को 1890 में। इनकी जो बुक है द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी उसमें इन्होंने बात की है। टी.एस. एलियट रोड द पोएम द वेस्टलैंड 1922 में आती है। टी.एस. एलियट की, ये सब मॉडर्न राइटर हैं। ठीक है, टी.एस. एलियट और जेम्स जॉय वगैरह। टी.एस. एलियट कॉइन द टर्म ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। टी.एस. एलियट ने क्या कॉइन किया है, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव टर्म को कॉइन किया है। नेक्स्ट आता है इमेजिस्ट मूवमेंट फॉर्मुलेटेड अबाउट 1912 बाय इज़रा बॉन। इमेजिस्ट मूवमेंट को फॉर्मुलेट किसने किया था, 1912 में इज़रा बॉन ने किया था। इमेजिस्ट मूवमेंट इज़ नॉन फॉर एग्जैक्ट इमेजरी एंड क्लियर साफ लैंग्वेज। इमेजिस्ट मूवमेंट किसके लिए जानता है, एग्जैक्ट इमेजनरी और क्लियर साफ लैंग्वेज के लिए जाना जाता है। इन 1948 द बीट मूवमेंट स्टार्ट। द बीट मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था, 1948 में स्टार्ट हो गया था। बीट जनरेशन बाय लिटरेरी मूवमेंट स्टार्टेड ए ग्रुप ऑफ ऑथर्स हुज वर्क एक्सप्लोर्ड एंड इन्फ्लुएंस्ड अमेरिकन लिटरेचर एंड पॉलिटिकल इन द पास्ट वॉर एरा। मीरपुर जो बीट जनरेशन है वो क्या लिटरेरी मूवमेंट है जो स्टार्ट हुआ था, स्टार्टेड बाय ए ग्रुप के द्वारा स्टार्ट हुआ था ऑथर्स के। ठीक है, इसमें एक्सप्लोर किए जाते थे, इन्फ्लुएंस किया जाते हैं अमेरिकन कल्चर को और पॉलिटिक्स को पोस्ट वर्ल्ड वार के बाद के। नेक्स्ट पॉइंट आता है वर्जीनिया वुल्फ। वर्जीनिया वुल्फ इज़ द मोस्ट डोमिनेटेड स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नोवेलिस्ट। वर्जीनिया वुल्फ को स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नोवेलिस्ट के नाम से जाना जाता है। टॉलस्टॉय रोड द नोवेल वार एंड पीस। वार एंड पीस किसने लिखा है, टॉलस्टॉय ने लिखा है। नेक्स्ट होता है एल्डस हक्सली वाज एन इंग्लिश राइटर एंड फिलोसोफर। एल्डस हक्सली कौन है, एक इंग्लिश राइटर और फिलोसोफर हैं। इन हिज मोस्ट फेमस नोवेल ब्रेव न्यू वर्ल्ड 1932 में आता है ब्रेव न्यू वर्ल्ड एंड हिज फाइनल नोवेल आयरलैंड ही प्रेजेंट द विजन ऑफ डायस्टोपिया। ये क्या है, ब्रेव न्यू वर्ल्ड एक डायस्टोपियन नोवेल है, 1932 में आता है। ठीक है, और फाइनल आयरलैंड इनका वर्क है ये। ई.एम. फोस्टर। ई.एम. फोस्टर रोड द नोवेल ए पैसेज टू इंडिया। ए पैसेज टू इंडिया जो नोवेल है वो किसने लिखा है, ई.एम. फोस्टर ने लिखा है। जेम्स जॉय का नोवेल है लाइसिस 1922 में आता है, फेमस नोवेल है। वर्जीनिया वुल्फ का नोवेल है मिसेस डोलोवे, ठीक है, टू द लाउड। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नोवेल है ये सारे। ठीक है, वर्जीनिया वुल्फ का रोड नोवेल क्या है, द डोलोवे ऑफ द लाइट हाउस। ठीक है, द डोलोवे ऑफ द लाइट हाउस किसका है, किसका वर्जीनिया वुल्फ का है। जॉर्ज ऑरवेल। जॉर्ज ऑरवेल का नोवेल बहुत फेमस है, एनिमल फार्म 1945 1985 में 84 में आता है। नेक्स्ट पॉइंट है द लॉर्ड ऑफ लाई। द लॉर्ड ऑफ लाई किसने लिखा है, विलियम गोल्डिंग ने लिखा है, 1955 में पब्लिश कराया है इसके। नेक्स्ट पॉइंट आता है 1983 गोल्डिंग रोड द नोबेल प्राइज फॉर वन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। 1983 में गोल्डिंग जो राइटर हैं उनको नोबेल प्राइज़ मिलता है लिटरेचर के लिए। नेक्स्ट है हेनरिक इब्सन। हेनरिक इब्सन फेमस फॉर ए डॉल्स हाउस। डॉल्स हाउस एक प्रॉब्लम प्ले है जिसके लिए हेनरिक इब्सन बहुत फेमस है। रिगार्डिंग द टीचर ऑफ मॉडर्न ड्रामाटिस्ट। नेक्स्ट पॉइंट आता है जी.वी. शो नॉन द मास्टर ऑफ ड्रामा ऑफ आइडिया। जी.वी. शो जाने जाते हैं मास्टर ऑफ ड्रामा ऑफ आइडिया के लिए। नेक्स्ट है जी.वी. शो पर्पज कॉल द एंटी रोमांटिक। जी.वी. शोज प्लीज़ जाने जाते हैं एंटी रोमांटिक के लिए। नेक्स्ट आता है मॉडर्न एज। मॉडर्न एज
के बारे में जान लेते हैं। इन मॉडर्न ड्रामाटिस्ट जॉन गाल्सवर्दी इज मास्टर इन प्रॉब्लम प्ले। मॉडर्न ड्रामाटिस्ट में जॉन गाल्सवर्दी मास्टर माने जाते हैं प्रॉब्लम प्ले के कैटेगरी में। हिज पॉपुलर वर्क द फोर साइड सागा 1906 से 1921 तक रहता है। एक सिक्वल है ए मॉडर्न कॉमेडी एंड ऑफ द चैप्टर का। इनको नोबेल प्राइज़ मिलता है जॉन गाल्सवर्दी को 1932 में। ठीक है, इन्होंने क्या लिखा था, सोशल प्रॉब्लम्स को रिप्रेजेंट किया था अपने प्लेस के जरिए। सैमुअल बकेट नॉन फॉर द मास्टर ऑफ एब्सर्ड प्लेस। एब्सर्ड प्लेस के लिए के मास्टर बोला जाता है सैमुअल बकेट को। सैमुअल बकेट है जो बेटिंग ऑफ गोडोट, इनका बहुत फेमस वर्क है। ठीक है, 1953 में आता है, जो जिसमें एब्सर्डिटी दिखाई जाती है, नॉनसेंस लैंग्वेज और डायलॉग दिखाए जाते हैं। ठीक है, यूजलेस रिपीटिशन दिखाई जाती है जो एब्सर्ड प्लेज होते हैं उनमें। ठीक है, जो मार्टिन स्लन है उन्होंने जो थिएटर ऑफ एब्सर्ड जो टर्म है उसको कॉइन किया है। एंड गेम 1957, हैप्पी डेज 1960 क्या है, वर्क हैं एब्सर्ड थिएटर से रिलेटेड। बकेट वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर 1969 में। सैमुअल बकेट को नोबेल प्राइज़ कब मिलता है, 1969 में मिलता है, जो एब्सर्ड थिएटर के लिए फेमस है। जो एब्सर्ड प्लेज हैं उनके लिए फेमस है सैमुअल बकेट। जॉन ऑसबर्न रोड द प्ले लुक बैक इन एंगर। जॉन ऑसबर्न का जो प्ले है लुक बैक इन एंगर, उसमें वो क्या है, एक रियलिस्टिक प्ले है। द थिएटर ऑफ एब्सर्ड कम अबाउट एज रिएक्शन टू वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद जो रिएक्शन हुआ था थिएटर ऑफ एब्सर्ड, वो लाइव दिखाई जाती कि लाइव कैसी हो गई थी, मीनिंगलेस हो गई थी, रिपीटेशन थे वर्ड में, नॉनसेंसियल जो बिहेवियर था वो हो गया था लोगों का। मेजर फिगर एसोसिएटेड विद द थिएटर वर सैमुअल बकेट, यूनेस्को, जॉन गेनेट, ऑर्थर एडमर और हैरोल्ड पेंटर। जो मेजर फिगर्स हैं, ठीक है, एब्सर्ड थिएटर के, वो कौन है, सैमुअल बकेट हैं, यूनेस्को हैं, जीन जेनेट हैं, ऑर्थर एडमर है और हैरोल्ड पेंटर है। The decline of religious faith in the 20th century after the World War II is basically responsible for the growing notion that life had no identification of purpose। जो लाइफ हो गई थी वो कैसी हो गई थी, डिक्लाइन हो गया था रिलीजियस फेथ का, जो 20th सेंचुरी के टाइम पे वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद में जो रेस्पॉन्सिबिलिटी हैं वो ख़त्म हो गई थी, जो नेशंस है उसके लिए कोई लगाव नहीं रह गया था, जो आइडेंटिफिकेशन है, जो पर्पस है लाइफ का, वो क्या हो गया था, वो ख़त्म हो गया था एब्सर्ड प्लेज में। ठीक है, इन एब्सर्ड टाइप ऑफ प्लेज डायलॉग्स नेवर सीन टू मेक सेंस, में कोई भी सेंस नहीं था जो डायलॉग्स होते थे एब्सर्ड थिएटर्स में वो। हैरोल्ड पेंटर वाज एन ब्रिटिश प्ले राइट, डायरेक्टर एंड एक्टर। हैरोल्ड पेंटर कौन है, एक ब्रिटिश प्ले राइट हैं, डायरेक्टर और एक्टर हैं। ही इज़ बेस्ट नॉन एज द प्ले इंक्लूड द बर्थडे पार्टी के लिए बहुत जाने जाते हैं। इनको नोबेल प्राइज़ मिलता है हैरोल्ड पेंटर को कब, 2005 में। पीटर मार्टिन इसलिए कॉइन्ड द टर्म 1960 द थिएटर ऑफ एब्सर्ड। उनका जो एब्सर्ड है द थिएटर ऑफ एब्सर्ड, उसमें उन्होंने जो एब्सर्ड थिएटर कॉइन टर्म को कॉइन किया है 1960 में मार्टिन स्लेन ने। द फ्रेंच फिलोसोफर अल्बर्ट कैमस इन हिज 1992 ऐसे मुद डिसाइड मैन इज पपेट कंट्रोल द इनविजिबल आउटसाइड फोर्स। फ्रेंच फिलोसोफर एल्बर्ट कैमस और का मिथ ऑफ इनके भी इन्होंने भी लिखे हैं एब्सर्ड प्लेज। ठीक है, इसमें जो ह्यूमन की जो सिचुएशन है वो कैसे दिखाई गई है, मीनिंगलेस दिखाई गई है, एब्सर्ड दिखाया गया है। उसमें जो इंसान है वो क्या है, पपेट्स है, और जिसको कि कंट्रोल किया गया है इनविजिबल आउटसाइड फोर्स के द्वारा। नेक्स्ट है एक्सप्रेशनिज्म। एक्सप्रेशनिज्म लिटरेली स्टाइल एक्सप्रेशन आर्टिस्टिक हैव सॉट टू एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ इमोशंस एक्सपीरियंस रादर द फिजिकल रियलिटी। एक्सप्रेशन जो मोमेंट आता है, जो लिटरेरी स्टाइल है, उसमें क्या होता है, जो आर्टिस्ट वगैरह होते हैं उसमें एक्सप्रेशन दिखाए जाते हैं, मीनिंग दिखाए जाते हैं, इमोशंस दिखाए जाते हैं, जो फिजिकल रियलिटी है उससे अलग हटके। यूजिन ओनील का जो प्ले है हेयरी ऐप उसके लिए फेमस है। एपिक थिएटर वाज मूवमेंट स्टार्टेड में 20th सेंचुरी।
नेक्स्ट पॉइंट है एपिक थिएटर ड्रामा करेक्टर्स बाय मैनी रोल्स। एपिक थिएटर में क्या होता था, जो करेक्टर्स होते थे बहुत सारे रोल्स प्ले अदा करते थे। नेक्स्ट है पोस्ट कॉलोनियलिज्म लिटरेचर बाय पीपल फ्रॉम फैमिलिटी कॉलोनाइज कंट्री। जो कॉलोनाइज लिटरेचर है उसमें क्या होता है, जो पीपल हैं वो दिखाए जाते थे कॉलोनाइज कंट्रीज़ के द्वारा किस तरह से कॉलोनाइज कर ली गई हैं कंट्री वो दिखाया जाता है कॉलोनाइज लिटरेचर में। वर्जीनिया वुल्फ रोड द नोवेल हार्ट ऑफ डार्कनेस। वर्जीनिया वुल्फ का जो नोवेल है हार्ट ऑफ डार्कनेस वो बहुत फेमस नोवेल है। निजी में जकिल रोड द नाइट ऑफ स्कॉर्पियन किसने लिखा है, निजी में जकिल ने लिखा है। 1912 आर एन 1912 में रविंद्रनाथ टैगोर को क्या मिलता है, नोबेल प्राइज़ मिलता है 1912 में। 1960 to 1980 इज़ द पीरियड ऑफ सेकेंड फेमिनिज्म। 1960 to 1980 क्या है, पीरियड है सेकेंड फेमिनिज्म का। 1990 से 200 तक पीरियड रहता है थर्ड वेव फेमिनिज्म का। अनीता देसाई फेमिनिस्ट राइटर हैं जो कि इंटीरियर मोनोलॉग के लिए जानी जाती हैं। पोस्ट मॉडर्निज्म ट्रीट सीरियस सब्जेक्ट इन ए प्लेफुल और ह्यूमरस वे। पोस्ट मॉडर्निस्ट में क्या किया जाता है, जो सीरियस सब्जेक्ट थे उनको प्लेफुल और ह्यूमरस वे में बताया जाता था। रिलेशनशिप बिटवीन वन टेक्स्ट एंड अनदर टेक्स्ट इज कॉल्ड टेक्स्ट इंटरटेक्चुअलिटी। वन टेक्स्ट टू अनदर टेक्स्ट के बीच में जो रिलेशन दिखाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, इंटरटेक्चुअलिटी बोलते हैं। पेस्टिज मीन्स टू कंबाइन पेस्ट टुगेदर मल्टीपल एलिमेंट। पेस्टिज का मतलब क्या होता है, पेस्ट कर देना, ठीक है, एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे रख देना, ठीक है, मल्टीपल एलिमेंट्स को कंबाइन कर देना, उसे क्या बोलते हैं, पेस्टिज बोलते हैं। फेबुलेशन टेक्निक चैलेंज द रोल ऑफ नरेटर इन नोवेल। फेबुलेशन टेक्निक क्या करती है, चैलेंज करती है रोल को नरेटर को के इन नोवेल्स में। पोइमनन मीन्स प्रोडक्ट इज टर्म coined by Altair Feller to refers to a specific type of metafiction in which the story is about the process of creation. God is Dead appear in the work of Friedrich Nietzsche. God is Dead कहाँ दिखाई देता है हमें, ये बार फ्रेडरिक नेस्चे के वर्क में। सलमान रुश्दी रोड द पॉपुलर नोवेल ए मिडसमर नाइट्स चिल्ड्रन द स्टैनिक वर्स। सलमान रुश्दी के पॉपुलर नोवेल्स हैं मिडसमर नाइट्स चिल्ड्रन बहुत फेमस है, 1918 में आता है। स्टैनिक वर्स 1988 में आता है। जैक्स डेरिडा नॉन फॉर डेवलपिंग ए फॉर्म ऑफ सेमियोलॉजिक एनालिसिस नोन एज डिकंस्ट्रक्शन थ्योरी। जैक्स डेरिडा अपने जो थ्योरी है डिकंस्ट्रक्शन थ्योरी उसके लिए बहुत फेमस है। तो ये हो गया वन लाइनर, आपका सारा हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर कवर हो गया है। 1 घंटा हो गया पूरा रिकॉर्ड करते हुए, रात के 1 बज चुके हैं। रात के 1 बज चुके हैं ये रिकॉर्ड करते करते, और ये हो गया कंप्लीट हमारा रिवीजन पूरा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट ज़रूर किया करें प्लीज़, और लाइक भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।